हेलो बच्चों, मैं याकूब आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे विकिरण ऊर्जा का दैनिक जीवन में महत्व क्या होता है और जो है कैसे इसका उपयोग लाइफ में करते हैं। विकिरण ऊर्जा का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। देखिए बच्चों, दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हम फिजिक्स जो होती है वह हमारी भौतिक वातावरण से ऑलरेडी क्या होती है, जुड़ी होती है। और जब भौतिक वातावरण से जुड़ी होती है और किसी न किसी चीज का जो हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो हमारे दैनिक जीवन में ऑलरेडी यूज हो रही है, चाहे वो हम इसको प्रत्यक्ष करें या अप्रत्यक्ष करें, क्योंकि हमें कुछ जानकारियां होती है, कुछ जानकारियां नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता है। तो हम देखेंगे कि विकिरण ऊर्जा का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। तो पहला पॉइंट आती है कि गर्मी के दिनों में अत्यधिक सफेद कपड़े का उपयोग। अब देखिए क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो होते हैं वह ज्यादा से ज्यादा लोग जो है व्हाइट कपड़े का करते हैं, यूज करते हैं। रीजन क्या है बच्चों कि सफेद जो होती है, सफेद वस्त्र जो होती है वह उष्मा को ज्यादा से ज्यादा क्या करती है, परिवर्तित कर देती है। कारण क्या है, तो कारण हम समझ सकते हैं बच्चों यहां पे कि अधिकांश उष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देना। उष्मा का अधिकांश भाग क्या करना, परावर्तित करना। मैंने बताया था कि अवशोषण और उत्सर्जन जो वस्तु जितनी अच्छी अवशोषक होती है उतनी ही अच्छी क्या होती है, उत्सर्जक होती है। तो देखिए ये क्या करती है कि और जितना कम अवशोषक होगी उतना ही कम उत्सर्जक भी होगी। तो ये क्या होती है कि कम अवशोषक होती है तो उत्सर्जक भी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए गर्मी के दिनों में क्या करते हैं, अत्यधिक हम लोग सफेद कपड़े का यूज करते हैं। दूसरी बात, स्वच्छ बादलों वाली आकाश की तुलना में स्वच्छ बादलों वाली आकाश की तुलना में बादलों वाली आकाश गर्म क्यों होती है। अब देखिए ये कह रहा है कि स्वच्छ बादलों वाली आकाश की तुलना में बादलों वाली जो आकाश होती है वह गर्म क्यों होती है, इसका रीजन क्या है। तो हम देखते हैं कि जो गर्म होती है बादलें, जब क्या होती है कि जब बादल लगी होती है तो वो रात क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है। इसका रीजन क्या है, पहले तो हम स्वच्छ वाले को देख लेते हैं। स्वच्छ वाले में होता क्या है कि स्वच्छ बादलों वाली आकाश की, स्वच्छ बादलों वाली जो रात होती है क्या होती है, ठंडी होती है, हमें आर्द्रता युक्त होती है, हमें महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। रीजन क्या है कि जब दिन में क्या करती है, पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पूरी तरह से दिन के समय इस प्रकाश को क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है। तो जब ऑब्जर्व कर लेती है तो रात्रि के समय क्या करेगी, जितनी ऑब्जर्व करेगी उतना ही तो उसे उत्सर्जक करना पड़ेगा। तो ये रात्रि के समय क्या करती है, ऑब्जर्व रे जो करती है, छोड़ती है, उसको उत्सर्जक करती है। तो जब जो स्वच्छ बादल होंगे, स्वच्छ आकाश होगा बिल्कुल, तो वह क्या होगा, ये जो गैसें होंगी, जो हमारी उष्मा होगी वह पूरी ऊपर चली जाती है, जिसकी वजह से जो ऊपर की ठंडी हवाएं होंगी वो नीचे चली जाती है। लेकिन दूसरी क्या होती है, इसीलिए स्वच्छ बादल जो होती है, स्वच्छ बादलों वाली रात जो होती है ठंडी होती है। दूसरी आते हैं बादलों वाली आकाश। बादलों वाली आकाश गर्म क्यों होती है, रीजन क्या है। अब क्या होगा
कि इसमें जो होती है, जब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर बादल लगी हुई होगी तो जो उसमें ऊर्जा जो होगी, जो उत्सर्जक होगी, वह जाएगी और जाने के बाद क्या हो जाएगी, फिर टकरा करके फिर पृथ्वी पर ही चली आती है, जिससे उस प्रकाश का किरणें जो होती है बाहर नहीं निकल पाती है। इसी की वजह से जो होती है पृथ्वी और बादलों के बीच जो होती है घना बन जाती है, टकराती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हमें गर्म महसूस होती है। अगली बात देखेंगे यहाँ पे हम कि तीसरी पॉइंट होती है बच्चों कि खाना बनाने वाली तीसरी पॉइंट है कि खाना बनाने वाली बर्तनों की सतह काली एवं खुरदरी क्यों होती है? इसमें रीजन क्या है? जो खाना बनाने वाले, जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन देखते हो उसकी सतह काली और खुरदरी बनाई इसलिए जाती है क्योंकि काला जो होता है ये ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषक होता है, ऊष्मा का अवशोषक होता है। अब जब ऊष्मा का अवशोषक जो होता है कारण क्या है, ऊष्मा का अवशोषक, तो जब ऊष्मा का अवशोषक होगा तो वह ऊष्मा को ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, और जब अवशोषित कर लेता है इसी की वजह से जो होती है या भोजन जो होता है जल्दी बन जाता है। तो ऊष्मा का अवशोषक होता है जिससे भोजन जल्दी से पक जाता है। चौथी टॉपिक क्या होती है बच्चों, केतली की सतह, केतली की सतह चमकदार क्यों बनाई जाती है? चौथा पॉइंट कहता है कि केतली की सतह जो होती है चमकदार क्यों बनाई जाती है। तो इसका रीजन क्या होता है कि केतली की सतह चमकदार बनाने का कारण यह है कि केतली की सतह चमकदार होने का रीजन क्या है? केतली की सतह चमकदार इसलिए बनाई जाती है क्योंकि बाहर की ऊष्मा जो है उसके अंदर न प्रवेश कर सके और अंदर की ऊष्मा जो है वो बाहर ना निकल सके। मतलब अंदर की ऊष्मा अंदर और बाहर की ऊष्मा बाहर परिवर्तित कर दिया जाए, जिससे क्या होगी कि चाय जल्दी से ठंडी न हो और जल्दी से बन भी जाए। इसकी वजह से होती है केतली की सतह चमकदार बनाई जाती है। तो कहीं ना कहीं देखिए इन सभी में क्या होता है कि विकिरण ऊर्जा का ही यूज किया जा रहा है, मतलब माध्यम तो चेंज नहीं हो रहा है, माध्यम में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा है, जो इसके कण है वह एक स्थान से दूसरे तक तो नहीं जा रहे हैं, फिर भी जो होती है यह विकिरण के माध्यम से जो होता है एक दूसरे क्या करते हैं प्रयोग में लाए जाते हैं। तो आपने देखा विकिरण ऊर्जा का दैनिक उपयोग, और भी हम देखेंगे इसमें बहुत ज्यादा उपयोग है। पांचवा पॉइंट देखते बच्चों कि ऊष्मा विकिरण, ऊष्मा विकिरण का मान क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू क्षेत्रफल। अब इसका कैसे उपयोग होता है, कहें कि ऊष्मा विकिरण जो होती है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होती है, मतलब जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा ऊष्मा उतनी ही रिलीज होगी, जितना क्षेत्रफल कम होगा ऊष्मा उतनी ही कम रिलीज होगी। मतलब देखिए क्या होता है, घरों पे क्या होता है कि बच्चों को जब चाय पीने के लिए दिया जाता है तो उनको जल्दी से, मतलब इतनी आसानी पूर्वक जो होता है कि वो चाय को ठंडी करके पिए, तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चों को कप या ग्लास में चाय न दे करके उनको किस में दिया जाता है, कटोरी में दिया जाता है। वहां पे घर वालों को क्या है, घर वाले जो हैं, जो फैमिली है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर विकिरण ऊष्मा जो होती है क्षेत्रफल पे डिपेंड कर रही है, उनको कुछ नहीं पता है। लेकिन क्या करते हैं, फिर भी वह जो चाय को देंगे वह कटोरी में देते हैं या उससे बड़े पात्र में। क्या होता है कि जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा विकिरण होगी, ज्यादा से ज्यादा रिलीज होगी। तो इसीलिए चाय को कप या ग्लास में न देकर के कटोरी में दे दिया जाता है बच्चों को, कि जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा उसका तो आसानी से उसका क्या होगा, जल्दी से उसमें से ऊष्मा या भाप जो होगी निकल जाएगी।
क्या होता है, जैसे क्या होता है कि लोग जब जाते हैं भोजन में, एकदम भोजन करने के लिए शादी विवाहों में जाते हैं, तो जैसे ही जो होते हैं चलाने वाले होते हैं, जो चावल दिया जाता है उसको पहले फैला देते हैं। तो फैला देते हैं तो उसको क्या होता है, उसका क्षेत्रफल जल्दी से बढ़ जाता है, और जैसे ही बढ़ जाता है तो उससे जो उसमें उसके अंदर उष्मा होती है वो क्या होती है, निकल जाती है, और आसानी पूर्वक ठंडा हो जाता है और हम खा लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें होती है विकिरण के ऊपर, तो उसमें विकिरण जो होती है वो किस पर निर्भर करती है, क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला पॉइंट देखते हैं, हम कह सकते हैं कि रेगिस्तान दिन में गर्म व रात्रि में ठंडी क्यों होती है? रात्रि में ठंडी क्यों होती है? तो यहां पर भी देखेंगे बच्चों कि जो रेगिस्तान होती है, ठीक है, वो अत्यधिक गर्म तथा रात ठंडी क्यों होती है? इसका कारण यह होता है कि जो हमारी रेत होती है, जो भी बालू होता है, सैंड होता है, रेत जो होती है वह उष्मा का क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है। सैंड जो होती है वह हीट का क्या होती है, गुड कंडक्टर होती है, अच्छा सुचालक होती है, गुड कंडक्टर होती है। जब गुड कंडक्टर होती है तो तेजी से उष्मा को मिलेगा और तुरंत क्या करेगी, ऑब्जर्व कर लेगी, तुरंत अवशोषित कर लेगी। लेकिन रात जैसे ही होती है तो वो जितना अवशोषित की रहती है उतना उसको रिलीज कर देना शुरू कर देती है। तो जब रिलीज कर देती है, पूरा का पूरा रिलीज कर देती है, तो रात्रि ठंडी हो जाती है, और गर्म दिन में क्या करती है, उसको ऑब्जर्व कर लेती है, इसकी वजह से क्या होती है, गर्म रहती है। तो रेगिस्तान दिन में गर्म, क्योंकि हम कह सकते हैं कि बालू या रेत जो होती है उष्मा का क्या होती है, अच्छी होती है, सुचालक होती है, श्रेष्ठ होती है, जिससे तेजी से शीघ्रता से क्या करती है, ऑब्जर्व कर लेती है, और जैसे ही उसको रात होती है तो पूरा का पूरा रिलीज कर देती है, छोड़ देती है, उत्सर्जित कर देती है, जिसकी वजह से क्या होती है, रात्रि ठंडी होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में क्या था, विकिरण ऊर्जा का दैनिक जीवन में क्या था, उपयुक्त। तो बच्चों वो मैं आशा करता हूं कि आपको बातें क्या होगी, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब देखिए बच्चों, हम लोग उष्मा के मात्रक, उष्मा का मात्रक, यूनिट्स ऑफ हीट। देखिए उष्मा का मात्रक होता क्या है, चूंकि उष्मा की मात्रा की बात कर लेंगे तो दो है इसमें, एक है हमारा कैलोरी, और यहां बात कर लेते हैं किलो कैलोरी। अब कैलोरी या किलो कैलोरी जो होती है यह किस पद्धति में होती है, तो ये होती है सीजीएस में। सीजीएस पद्धति में जो उष्मा की यूनिट होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। जबकि एसआई सिस्टम में या एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस या एसआई सिस्टम में जो उष्मा की मात्रक होती है वह किलो कैलोरी होती है। अब देखिए एक कैलोरी होती क्या है, एक कैलोरी, देखिए एक कैलोरी किसे कहते हैं, एक कैलोरी होता क्या है, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप, 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने, 1 डिग्री सेल्सियस का मतलब बोले तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस। तो 1 ग्राम शुद्ध जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है, जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं, 1 कैलोरी कहते हैं। अब देखिए 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 1 कैलोरी इक्वल टू होता है बच्चों 4.18 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितने जूल होते हैं, 4.18। अब क्वेश्चन जो बनेगा यहां से
वह क्या बनता है, यही बनेगा कि एक कैलोरी जो होती है कितने जूल के बराबर होती है। तो इसी को हम 1.8 जूल कहते हैं या 4.2 जूल कहते हैं, 4.2 जूल कहते हैं। अब यहां पे एमकेएस सिस्टम में क्या कर रहा है कि एक कैलोरी क्या होती है, 1 किलो कैलोरी। तो 1 केजी वाटर मतलब 1 ग्राम शुद्ध जल, आपको लेना है 1 किलोग्राम शुद्ध जल। तो जब 1 केजी शुद्ध जल का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, आपको 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करनी है। यदि 1 किलोग्राम शुद्ध जल का ताप, शुद्ध जल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं, उसे 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अब देखो बच्चों, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है, 1 किलो कैलोरी तो रटने की जरूरत नहीं है। 1 किलो कैलोरी आप समझे थे कि 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.18 होता है। अब कह दिया किलो, तो 1 किलो में कितना ग्राम होगा, तो 10 घात 3 होगा, जूल हो गया। इसी को कहते हैं 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल होता है। तो आप समझ गए कि ऊष्मा का मात्रक जो है, एक कैलोरी है, दूसरा क्या होती है, किलो कैलोरी होती है। 1 किलो कैलोरी क्या है, 1 कैलोरी क्या है, आपने डिफिनेशन भी समझ गया। और यहां से आप समझ सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है और 1 कैलोरी में कितना जूल होता है। अपने विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। देखिए विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। अब किसी वस्तु, कोई वस्तु है, तो किसी वस्तु का यदि हमें टेम्परेचर या मतलब किसी वस्तु को दी गई जो ऊष्मा होती है, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा उस वस्तु की मात्रा के द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। हमने कहा कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा, जब किसी वस्तु को ऊष्मा दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो मात्रा जो होती है, वस्तु की मात्रा के द्रव्यमान, जब वस्तु होगी तो उसका कुछ ना कुछ वजन तो होगा ना, तो वजन, द्रव्यमान तथा ताप में वृद्धि, जब ताप में वृद्धि करेंगे तो उसकी क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। अब मान दिया हमने कि माना m द्रव्यमान की वस्तु का ताप डेल्टा टी बढ़ाने पर दी गई ऊष्मा Q है, तब क्या होगा बच्चों कि जो ऊष्मा होती है वह किसके अनुक्रमानुपाती होगी, तो ऊष्मा जो होती है, हिट जो होती है, प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, ताप में वृद्धि है, ताप बढ़ाने पर। तो यहां पर हम एक नियतांक लगाते हैं और इसको कहते हैं एस एम इंटू डेल्टा टी। यदि आप यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्यू की वैल्यू निकाल दी, यहां से एस हमें निकालना है। अब देखिए एस विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा एस इक्वल टू क्यू और ये जो होगा एम इंटू डेल्टा टी। यहां से जो है हमारा फार्मूला बनेगा
कि S बराबर होता है Q बटा में M इंटू डेल्टा T होती है। ये समझ गए आप। तो यहां से विशिष्ट ऊष्मा का जो है आपका फार्मूला निकल गया, जो आपको सवाल लगाने में बिल्कुल क्या करेगी, हेल्प करेगी बच्चों। अब देखिए इस यूनिट की बात करें, मात्रक। तो मात्रक की बात करेंगे यदि सीजीएस में मात्रक की बात करें तो क्यू मतलब क्या होती है, उष्मा। उष्मा का मात्रक क्या है, कैलोरी। और एम द्रव्यमान, तो हमने क्या किया, ग्राम में लेते हैं, क्योंकि सीजीएस में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम ही होता है, और ये क्या है, सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कैलोरी प्रति ग्राम सेकेंड, कैलोरी प्रति ग्राम सेकेंड कहते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं इसी को कह सकते हैं बच्चों कि जूल प्रति ग्राम, ये सेल्सियस, सॉरी ये होगा डेल्टा टी जो है ये ताप टेम्परेचर है। देखिए जूल प्रति ग्राम सेल्सियस, या यदि एमकेएस प्रणाली में कहेंगे, यदि एमकेएस सिस्टम में, तो एमकेएस सिस्टम में क्या होगा आपका जूल प्रति किलोग्राम सेल्सियस। ये होते हैं हमारे विशिष्ट ऊष्मा के मात्रक। तो आप विशिष्ट ऊष्मा भी देख लिया आप कि कैसे क्या होता है और किस प्रकार से इसका उपयोग किया गया है। अब देखिए बच्चों ऊष्मा धारिता होती क्या है, ऊष्मा धारिता इसको बोलते हैं थर्मल कैपेसिटी। देखिए थर्मल कैपेसिटी क्या होगा, किसी वस्तु का कुल द्रव्यमान, कोई भी वस्तु होगी, मान लीजिए आप ही का वजन है और आप ही के वजन का कुल द्रव्यमान मान लीजिए 60 केजी है, चाहे जो भी है, और आपको 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाना है, तो कुल द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा उसको लेना पड़ता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। आइए देखते हैं, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का, किसी वस्तु के कुल द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा की मात्रा ऊष्मा धारिता कहलाती है। हमने क्या कहा बच्चों कि कुल द्रव्यमान का 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए जितने हमें ऊष्मा ग्रहण करनी पड़ती है, जितना ऊष्मा देना पड़ता है, उसी को ऊष्मा धारिता कहते हैं। ऊष्मा धारिता, या आप यहां पे कह सकते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु का द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। अब जानते हैं यहां पे कि हम Q बराबर, हमारा फार्मूला क्या होता है, M S और डेल्टा T होता है। यदि हम वस्तु के टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दिए, यदि हम यहाँ पे डेल्टा T इक्वल टू 1 ले लिए, तब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊष्मा धारिता के लिए ऊष्मा धारिता इक्वल ऊष्मा धारिता इक्वल वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा, बचेगा M, और विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी, S हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान तथा विशिष्ट ऊष्मा के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, ऊष्मा धारिता कहते हैं। यदि इसकी मात्रक की बात कर लेंगे तो इसका मात्रक जो होगा कैलोरी प्रति सेकंड होगा, सॉरी कैलोरी प्रति जो होता है आपका कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, कैलोरी प्रति
प्रति डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। ये जो होगा आपका एमकेएस और ये जो होगा सीजीएस में होगा। तो ये दो चीजें देख ली हम लोगों ने कि ऊष्माधारिता होती क्या है, थर्मल कैपेसिटी होती क्या है बच्चों। अब देखिए बच्चों, देखेंगे हम विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता में अंतर। विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता में अंतर देखेंगे, क्या क्या अंतर होता है डिफरेंट। तो हम कह सकते हैं कि यह जो होती है विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, वह विशिष्ट ऊष्मा जो होती है पदार्थ की, हम कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। दूसरा कह सकते हैं कि यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती। यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है, जबकि हम कह सकते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, लेकिन ऊष्माधारिता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। दूसरा कह सकते हैं कि द्रव्यमान पर निर्भर करती है। उसके बाद नेक्स्ट कह सकते हैं हम कि किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। लेकिन यहां पे क्या होगी कि किसी भी पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, सॉरी, ऊष्माधारिता जो होती है भिन्न भिन्न होती है। किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता समान नहीं होती। समान नहीं होती है। आप समझ सकते हैं कि ऊष्माधारिताएं जो होंगी जब समान नहीं होगी तो कैसी होगी बच्चों, भिन्न भिन्न होगी। अब देखिए हमने यहां समझ लेते हैं कि पदार्थ की प्रकृति पर, मतलब कोई पदार्थ यदि वह ऊष्मा, हम विशिष्ट ऊष्मा दे रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा रहे हैं, उसमें ऊष्मा वृद्धि कर रहे हैं, तो क्या वो पदार्थ किस प्रकार का है, उसकी नेचर कैसा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी, तभी वह उतना ऊष्मा ऑब्जर्व करेगी। लेकिन ऊष्माधारिता जो होगी वह किसी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, उसको ऑब्जर्व करना है तो ऑब्जर्व करना है। दूसरी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। अब क्या होगा, विशिष्ट ऊष्मा जो होगी उसकी द्रव्यमान नहीं कि 5 किलो 10 किलो रहेगा तो हम अलग अलग रेशियो से अलग अलग क्या होगी ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं, ऊष्माधारिता जो होती है द्रव्यमान पर निर्भर करती है कि यदि 2 केजी है तो उसका अलग होगा, 5 केजी है तो उसका अलग होगा। किसी भी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है। अब चाहे वो 50 केजी हो चाहे 15 केजी हो, उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो दी गई है वो क्या होगी, हमेशा समान होगी। लेकिन ऊष्माधारिता क्या होती है, थर्मल कैपेसिटी क्या होती है, इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि यह जो होती है किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता समान नहीं होती है, मतलब अलग अलग वस्तुओं के लिए क्या होती है, इसकी अलग अलग होती है। तो ये था हमारा विशिष्ट ऊष्मा एवं ऊष्माधारिता में क्या था, अंतर था बच्चों। अब देखते हैं बच्चों जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग। अब करेंगे जितने भी द्रवित हाइड्रोजन है, द्रवित हाइड्रोजन को छोड़कर जो द्रवित हाइड्रोजन होता है
यदि उसको छोड़ दिया जाए तो सभी द्रव में जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। देखो बच्चों, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये बताइए कि हाइड्रोजन के अलावा द्रव में सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? तो अब बताएंगे कि जल के अलावा, सॉरी, हाइड्रोजन के अलावा जल में सबसे अधिक सभी द्रवों में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा जो होती है वो किसकी होती है? जल की होती है। पहला क्वेश्चन ये बन गया। यही कारण होता है कि शरीर की सिकाई करने के लिए, शरीर की बॉडी की सिकाई करने के लिए क्या किया जाता है कि हम भरे हुए जल में, सॉरी, भरे हुए बोतल में, मतलब एक बोतल लिया जाता है, उसमें गर्म जल को भर दिया जाता है, और जब शरीर के ऊपर उसको डाला जाता है, बोतल को डाला जाता है, तो उस बोतल के अंतर्गत जो गर्म जल है उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो होती है हमारे बॉडी के अंतर्गत क्या होती है? आराम से धीरे धीरे पहुंच जाती है, जिससे हमारी बॉडी जलती भी नहीं है। तो रीजन ये भी कह सकता है कि ये बताइए कि शरीर की सिकाई करने के लिए हम बॉटल में गर्म जल को क्यों भरते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वहां विशिष्ट ऊष्मा का काम कर रहा है, जो धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर होती है, उसमें पहुंच जाती है। दूसरी पॉइंट ये कह सकते हैं बच्चों कि ठंडे प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में कमरों को गर्म रखने के लिए टंकी वाली पाइप में गर्म जल क्यों छोड़ा जाता है? गर्म जल क्यों छोड़ा जाता है? तो समझ सकते हैं बच्चों कि गर्म जल इसलिए छोड़ा जाता है कि पाइप के माध्यम से धीरे धीरे उसकी जो उस विशिष्ट ऊष्मा है, वह विशिष्ट ऊष्मा पूरे कमरे में फैल जाए, जिससे कमरे का टेम्परेचर क्या हो जाए? बना रहे। तो जल की अत्यधिक अधिक विशिष्ट ऊष्मा का हम लोगों ने दैनिक जीवन में प्रयोग देख लिया। दूसरे देखते हैं बच्चों, तीसरा पॉइंट ये भी देख सकते हैं आप कि जो कार की रेडिएटर होती है, कार की रेडिएटर, कार के रेडिएटर में भी क्या किया जाता है? पानी को डाला जाता है। क्यों? क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा धारण करने के लिए, कि जिससे उसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है कार के रेडिएटर की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो, बनी रहे, जिससे उसके ऊपर जो है उस इंजन के ऊपर क्या हो, प्रभाव न पड़े। तो हम लोगों ने देखा जल की अधिक विशिष्ट ऊष्मा का दैनिक जीवन में उपयोग। अब देखिए बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे गलन के नियम, गलन का नियम। अब गलन के नियम में पहला क्या होता है कि गलन की जो प्रक्रिया होती है तो आयतन में क्या होती है? परिवर्तन होती है। गलन की प्रोसेस में आयतन की क्या होती है? क्रिया में आयतन में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो पहला टॉपिक हम कह सकते हैं कि गलन प्रक्रिया में आयतन परिवर्तन होता है। जब कोई वस्तु गलती है तो उसके जो आयतन होंगे, जो वॉल्यूम होगा, उसमें क्या हो जाएगा? बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ क्या होता है, कुछ ऐसे ठोस होते हैं, कुछ ऐसे ठोस होते हैं बच्चों, जो गलने में क्या होता है? उनके आयतन में वृद्धि होती है, और कुछ ऐसे जो होते हैं जिनके आयतन में क्या होती है? कमी होती है। कुछ ऐसे ठोस जिनके गलने पर आयतन में वृद्धि, आयतन में क्या होती है? वृद्धि होती है। जैसे यहां पे आप कह सकते हैं मोम,
जैसे मोम। अब क्या होता है कि मोमबत्ती जो है, मोम जो होता है, जब वो गलन होता है, जब गलता है तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है, प्रसार हो जाता है। ठीक वैसे ही कुछ ऐसे ठोस होते हैं, ठोस जिनके गलने पर आयतन में क्या होती है बच्चों, कमी। आयतन में क्या होती है, कमी होती है। आयतन में कमी होगी, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे आप कह सकते हैं बर्फ। अब बर्फ क्या होता है, जैसे आप समझ सकते हैं कि जब बर्फ को हम क्या करते हैं, गलाते हैं, तो उसके आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही हम मोम को गलाते हैं तो उसके आयतन में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो गलन का नियम हम लोगों ने देखा कि गलन प्रक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है। और गलन की प्रक्रिया में एक और चीज होता है बच्चों कि चौथा पॉइंट क्या होता है इसमें, तीसरा पॉइंट देखते हैं कि ताप जो होगा वह कांस्टेंट रहता है। टॉप क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है बिल्कुल। गलन की प्रक्रिया में टेम्परेचर जो होता है वह ऑलरेडी क्या होता है, स्थिर रहता है। इसके ऊपर जो होता है कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि दाब परिवर्तन करते हैं तो दाब परिवर्तन में गलनांक परिवर्तित हो जाता है। दाब परिवर्तन में गलनांक क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। यदि हम टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो गलनांक जो होता है आयतन में कम हो जाते हैं। मतलब दाब बढ़ाते हैं तो पदार्थों का गलनांक, ठीक ना, कम हो जाएगा, और कभी कभी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि अशुद्धि मिलाने पर, पांचवा कह सकते हैं कि अशुद्धि मिलाने पर गलनांक घट जाता है। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि विशिष्ट ऊष्मा के तहत गलन के नियम में क्या हुआ कि गलन प्रक्रिया में आयतन परिवर्तन होता है। दूसरी क्या होती है कि ठोस जिनके, अब दे देगा प्रश्न कि ये बताइए कि गलन की प्रक्रिया में किसमें परिवर्तन होता है, क्षेत्र में परिवर्तन होता है, उसके बाह्य वातावरण परिवर्तन होता है, आयतन परिवर्तन होता है, या नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन होगा आयतन, वही सही होगा। दूसरा कुछ ऐसे करें कि ऐसे ठोस जिनके आयतन में, एक प्रश्न ऐसे करेगा कि क्या हम किसी वस्तु की गलनांक में वृद्धि करते हैं या गलता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा या बढ़ेगा, या दोनों होगा या कोई नहीं होगा। तो ये दोनों होगा तो दोनों में होगा, क्योंकि मोम का बढ़ रहा है तो गलाने पर फिर क्या हो रही है, बर्फ का घट रहा है। ताप, गलन की प्रक्रिया में ताप कैसा होता है, आप कह देंगे क्या होता है, स्थिर होता है। क्या गलन की प्रक्रिया में दाब का प्रभाव पड़ता है, हाँ पड़ता है। दाब परिवर्तन करने पर क्या होता है, परिवर्तन होगा, गलनांक में परिवर्तन होगा। दाब परिवर्तन, अशुद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा गलन में, अशुद्धि भैया क्या करेगी, उसको यदि अशुद्धि डालते हैं तो गलन की प्रक्रिया को घटा देती है। ये सारी चीजें जो होती है गलन के नियम में आती है। आपने देखा बहुत ही आसानी पूर्वक, और आसानी पूर्वक आप जो है समझ सकते हैं इस चीज को। अब आते हैं गलन की गुप्त ऊष्मा, देखिए क्या होती है गलन की गुप्त ऊष्मा। गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा की बात कर रहे हैं। तो मतलब एकांक द्रव्यमान, कोई वस्तु है उसका क्या होगा, एकांक द्रव्यमान होगा। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु को एकांक द्रव्यमान की वस्तु को बिना ताप परिवर्तित किए, बिना ताप परिवर्तित किए ठोस से द्रव में, अब क्या करना होगा आपको, उसको बदलना है, ठोस से द्रव बदलना है। तो ठोस से द्रव में बदलने के लिए
जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हम लोग देखा गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है बच्चों? एकांक द्रव्यमान की वस्तु को बिना ताप में परिवर्तन किए ठोस से द्रव में बदला जाता है। जब हम ठोस से द्रव में बदलेंगे तो जितनी हमें ऊष्मा देना पड़ेगा उसी को हम गुप्त ऊष्मा कहेंगे। और इसे प्रदर्शित किससे करते हैं? तो इसे प्रदर्शित करते हैं हम एल से। प्रदर्शित किससे करते हैं? एल से करते हैं। तो गुप्त ऊष्मा इक्वल टू होती क्या है? गुप्त ऊष्मा के लिए हम यहां पे एक फॉर्मूला देखेंगे कि गुप्त ऊष्मा जो होती है या आवश्यक ऊष्मा, सॉरी गुप्त ऊष्मा नहीं, यहां पे देखते हैं आवश्यक ऊष्मा। कितनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी? आवश्यक ऊष्मा। तो आवश्यक ऊष्मा Q इक्वल टू M इंटू L। M इंटू L, जहां L क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा है। जहां L क्या है? तो गुप्त ऊष्मा है। अब जब गुप्त ऊष्मा है तो यहां से हमें गुप्त ऊष्मा निकालना होगा, तो Q बाई M कर देंगे। यदि इसके यूनिट की बात कर लेंगे बच्चों, मात्रक की बात कर लेंगे, तो मात्रक जो होगा कैलोरी प्रति ग्राम, कैलोरी प्रति ग्राम या किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, या हम इसी को कहते हैं किलो कैलोरी प्रति ग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम, या आप कह सकते हैं यहां पे कि जो होता है इसका मात्रक वह होता है आपका जूल प्रति जूल, जिसका मात्रक होता है बच्चों वह होता है जूल प्रति किलोग्राम। अब देखिए जो बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा वह होती है आपकी 80 कैलोरी, 80 होती है। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है, यही से पूछ देगा कि बताइए बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है। तो आप बता सकते हैं कि बर्फ की गुप्त ऊष्मा जो होती है वह होती है कितनी? तो वह होती है 80 होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए हमें 80 कैलोरी ऊष्मा जो होगी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। या 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको ये करने के लिए हमें 80 डिग्री क्या करना होगा? देना पड़ेगा। तो आप जो है गलन की गुप्त ऊष्मा समझ गए होंगे आसानी पूर्वक। तो बच्चों हम लोगों ने हीट चैप्टर जो है बहुत ही आसानी पूर्वक पढ़ लिया। अब जो है ये जो आपका वीडियो नंबर जो है शायद 21 या 22 होगा, आप जो है सभी क्लासेस जो है प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी पूर्वक देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री एंड कॉस्ट है। आप किसी भी तरह के आपको कोचिंग ज्वाइन न करने की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं बिल्कुल आसानी पूर्वक और बिल्कुल क्लासेस पर डे चला करके मैं पढ़ाऊंगा। आप ज्यादा से ज्यादा बस क्या करें? सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा देखें। वीडियो देखने के लिए क्या हो? दिल से धन्यवाद।